Hello everybody, I welcome you all to this video lecture. A very good evening to all of you. Today I am going to discuss about the last chapter of the animal physiology, that is the chemical coordination and its regulation. As we have discussed nervous system in previous lectures, so we know that there are two systems in our body. We can say two regulatory systems in our body. First is the nervous system and second is the endocrine system. So basically nervous system is responsible for very fast action, or we can say nervous system regulates fast responses, while in our body there are many slow processes which need to be regulated, and that is controlled by the endocrine system. Because नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करता है. आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम आपके बॉडी को कोई हॉट ऑब्जेक्ट से टच किया जाए, ठीक है ना, तो आप अपना हाथ हटा लेते हो. ये क्या है? नर्वस सिस्टम. यहाँ पे कौन काम कर रहा है? नर्वस सिस्टम. लेकिन आपकी बॉडी में ढेर सारे ऐसे स्लो प्रोसेसेस भी हैं जिनको रेगुलेट होने की ज़रूरत होती है. जैसे ग्रोथ हो गया. अब ग्रोथ अचानक से तो होगा नहीं. ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए क्या नर्वस सिस्टम वहाँ पे देखिए, हालांकि नर्वस सिस्टम हमने अभी बताया कि वो फास्ट एक्शन के लिए, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्लो प्रोसेस है. इट विल टेक टाइम. सो यहाँ पे क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो आप याद रखना कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट रेगुलेशन, वी कैन से जो पॉइंट टू पॉइंट फास्ट कोऑर्डिनेशन का काम है वो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है. लेकिन न्यूरॉन्स डू नॉट, वी कैन से, इनर्वेट ऑल द सेल्स. हर एक सेल्स में न्यूरॉन जा नहीं सकते, बट सेल्स डू नीड रेगुलेशन. हर एक सेल को रेगुलेट करने की ज़रूरत है. सो वहाँ पे कौन सा सिस्टम काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में क्या हैं? वी कैन से दोनों आपस में जॉइंटली वर्क करते हैं. ठीक है. सो इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम्स, their secretions, okay, we can say endocrine glands, their secretions and mechanism of action. So let us start this chapter, that is the chemical coordination and its regulation. So firstly हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस करना है, the first and foremost thing, all types of endocrine glands के नाम आपको पता होने चाहिए. ठीक है ना. साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो ये है, यू शुड नो द केमिकल नेचर ऑफ ऑल द हॉर्मोन्स. ओके, यू शुड नो द ओरिजिन ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बच्चे स्किप कर देते हैं. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी ओरिजिन बहुत अच्छे से आपको समझना है. इनकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स. जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी ओरिजिन एपिथेलियल सेल्स से हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से हुई है. वी कैन से इनकी हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की जो ओरिजिन है वो एपिथेलियल टिश्यू से हुई है, एक्सेप्ट द हाइपोथैलेमस. एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो कि नर्वस टिश्यू का बना हुआ है. किसका? नर्वस टिश्यू. तो एक हमारी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है. हमने हाइपोथैलेमस को तो पढ़ा ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा है. हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा है. फोर ब्रेन का पार्ट है, डायनसेफलॉन का पार्ट है. ओके, ये हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है. तो आप एक चीज़ समझना कि ओरिजिन ऑफ जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी ओरिजिन किससे हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से हुई है, एक्सेप्ट द हाइपोथैलेमस. इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, 2 लेक्चर हमें लगभग लग जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा चाहते हैं ना कि इस चैप्टर को आप फील करके पढ़िए. इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन वो आपको हमेशा काम आने जा रही हैं. एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी लग जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो आप इसको थोड़ा सा, मैं बहुत डिटेल भी नहीं ले जाऊँगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में. ठीक है ना. तो चलिए देखिए, अब हम लोग जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सीक्रेशंस होती हैं ये क्या है? हॉर्मोन्स हैं. ठीक है. पहली बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये
डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होते हैं। दे डायरेक्टली सीक्रेट्स देयर दे डायरेक्टली सीक्रेट देयर सीक्रेशंस इन, देखिए जैसे क्या हुआ, कोई सेल है, ठीक है ना, याद रखना, ये यहाँ से कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, सेल्स ने हार्मोन प्रोड्यूस किया, लेकिन हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाने से पहले पहले एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में आता है। एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में आने के बाद ये ब्लड में आएगा। तो जनरली सब कह देते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं, नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं सेल से, फिर एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में आते हैं, फिर वो ब्लड में जाते हैं, फिर वो अपने टारगेट ऑर्गन को जाते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हमें ये जानना है कि देखिए ग्लैंड्स कितनी टाइप की होती हैं। ग्लैंड्स होती हैं हमारे 3 टाइप्स की, ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज द एंडोक्राइन, ठीक है, सेकेंड इज द एक्सोक्राइन एंड थर्ड इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन या इसी को कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, कंपोजिट या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका कुछ ये ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर शो करती हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। कैसी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होते। ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं, इनके पास डक्ट होती है और इनके सीक्रेशंस डक्ट से जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है ना। और जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है इनमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग जानते हैं, पिट्यूटरी हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, तो ये सब मैं इसके एग्जांपल एक लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा नहीं कि बस एक ही ग्लैंड एंडोक्राइन है, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है ना। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। डक्टेड ग्लैंड, आपकी बॉडी में डक्टेड ग्लैंड क्या है? जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। याद करिए, मैं नाम ले ली हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स, ओके। सेकेंड इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब क्या है? डक्टेड ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, ठीक है, पैनक्रियाज, क्योंकि इसका एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, और इसके एक्सोक्राइन पार्ट को पैनक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक एसिनाई। इसका जो एक्सोक्राइन, हम लोगों ने पैनक्रियास पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको हमने पढ़ा है। एंडोक्राइन का काम है हार्मोन सिक्रेट करना, और इनका काम है एंजाइम सिक्रेट करना, ठीक है ना। एंजाइम्स, अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब देखिए, पैनक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पार्ट है जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन, इंसुलिन यहीं से सिक्रेट होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसका जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस, लाइक एंजाइम्स वगैरह सब इसी में आते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन को हम लोग कंपोजिट ग्लैंड भी कह देते हैं या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो इतनी चीज़ हमें पता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि पहले स्टार्टिंग में आप लोग बहुत पहले पढ़ा करते थे कि हार्मोन्स और एंजाइम में डिफरेंस। हार्मोन्स इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं। जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो आपको पता होना चाहिए। सिक्रीटेड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, एंड टोटली कंज्यूम्ड इन वी कैन से प्रोसेस और रिएक्शन। जो भी आपके काम है उसमें वो टोटली क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है। जबकि अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम बहुत लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन के बाद क्या हो जाते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं। तो मैं डिफरेंसेस नहीं कराने जा रही हूँ, हाँ बता दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, या वी कैन से कि जो हॉर्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, ये तो हमने आपको बता दिया है।
और यहाँ पे मैं क्या बताने जा रही थी, हाँ, इनका टारगेट इंट्रासेलर, एक्स्ट्रा सेलर, या फिर इनके रिसेप्टर्स जो है ना, इनके रिसेप्टर कहाँ हो सकते हैं, इनके रिसेप्टर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं और सेल के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर भी इनका हो सकता है, या एक्स्ट्रा सेलुलर जिसको आप कह सकते हैं सेल के बाहर इनका रिसेप्टर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो सकता है, या फिर इनके रिसेप्टर कहाँ हो सकते हैं, सेल के अंदर। रिसेप्टर का मतलब इनके टारगेट ऑर्गन जो भी होंगे उनके ऊपर इनके रिसेप्टर होंगे जहाँ पे ये बाइंड करेंगे और फिर उस ऑर्गन में जो भी इनका रिस्पॉन्स होगा वो करेंगे। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये जानना है कि जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं उनकी ओरिजिन आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो देखिए ग्लैंड्स के मैं नाम बता दूं आपको। चलिए मैं ओरिजिन के साथ ही लिखने जा रही हूँ। ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल। आपको पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये सारी चीज़ें आपको बुक में आप जहाँ भी ग्लैंड लिखा हुआ वहाँ पे ये नेचर दिया हुआ, ओरिजिन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे आप भूल जाएंगे। इसलिए एक ऐसा ट्रिक बना लेते हैं जिसको हम साथ में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ओरिजिन हम लोग देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ओरिजिन। अब देखिए मैं सबको आपको याद करने का तरीका बताने जा रही हूँ कि कोई मैं ऐसा एक्रोनिम या वीकेंड से जो ट्रिक्स नहीं बताऊंगी, ठीक है। आपको याद करने के लिए मैं एक बेसिक सा वो बताने जा रही हूँ पाथवे जिससे आप याद कर सकते हैं। तो पहले देखिए एक तो क्या हो गया, एक्टोडर्म। एक क्या हो गया, एक्टोडर्मल। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन के कौन कौन से हैं, दूसरा हो गया मेसोडर्मल और तीसरा हो गया एंडोडर्मल। तो चलिए मैं सबसे आसान तरीका आपको ये बता रही हूँ, आप ऐसे याद रखना बच्चों, ध्यान से देखना इस चीज़ को। जो जो मेसोडर्मल है वो गोनैड्स होते हैं। इसके अलावा और कोई भी मेसोडर्मल ओरिजिन का ग्लैंड आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। कौन है, गोनैड्स। गोनैड्स में क्या आते हैं, टेस्टिस और ओवरी। गोनैड्स में आ गए टेस्टिस और ओवरी। गोनैड्स को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, याद रखना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो क्या रिलीज करते हैं, गोनैड्स से गैमीट्स रिलीज होता है, टेस्टिस से स्पर्म और ओवरी से ओवम। सो गोनैड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द गैमेट्स। अब एक्टोडर्मल में आप ऐसे याद रखेंगे, 2 ग्लैंड जो जितने भी हमारे इसमें नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस ब्रेन में, हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी ग्लैंड हैं, ठीक है ना, आप ऐसे क्रैनियम के अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सब की ओरिजिन एक्टोडर्मल है, एक्सेप्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले मेरी बात सुनिए। हमारे क्रैनियम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है। ध्यान से सुनना, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम में आता है, हम लोग ब्रेन वगैरह पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। हाइपोथैलेमस है, पीनियल है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाइपोथैलेमस लिख दे रही हूँ और पीनियल लिख दे रही हूँ। और पिट्यूटरी का हमने क्या बताया अभी आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब को छोड़ दिया जाए तो मिडिल लोब, मतलब इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, सब एक्टोडर्मल है। तो मैं अभी पिट्यूटरी को यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पिट्यूटरी में 2 ओरिजिन आता है, ठीक है, मैं उसको बाद में लिखूंगी। अब एंडोडर्मल में आया, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इसको। मैं एंडोडर्मल भी अभी छोड़ दे रही हूँ याद करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल, ठीक है। ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड, बहुत अच्छे से समझना। अब एड्रीनल ग्लैंड एक्टोमेसोडर्मल है। इसमें अब आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट हैं, एक है एड्रीनल, सबसे बाहर का पार्ट क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट है एड्रीनल मेड्यूला। अब आप देखिए जो बाहर है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है। कैसा है, मेसोडर्मल। और जो मेड्यूला है वो है एक्टोडर्मल,
ठीक है, याद रखना, भूलेगा नहीं, बिल्कुल सीधा है। आप ऐसा सोचो कि जो बाहर है वो एक्टोडर्मल है, एक ऐसा आपका हम कहते हैं कि जो माइंड सेट होता है वो ऐसे ही समझ में आता है कि जो बाहर है वो एक्टोडर्मल होगा। नहीं नहीं नहीं, जो बाहर है उसको उल्टा कर दीजिए, वो मेसोडर्मल और जो अंदर है वो एक्टोडर्मल। फिर देखिए दूसरा एक और ग्लैंड है एक्टो एंडोडर्मल। एक्टो एंडोडर्मल ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब है ना बच्चों, ध्यान से देखना इसको, 3 लोब हैं, 3 लोब हैं। पहला क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा इंटरमीडिएट, मैं लोब लिख दे रही हूँ, एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब। एक बार देखिए, इसको स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलेगा ये, ऐसे याद करने के लिए। हमने कहा था एंटीरियर लोब को छोड़ के बाकी इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब भी क्या है, एक्टोडर्मल है, और ये है आपका एंडोडर्मल। क्या है ये, एंडोडर्मल। याद करिए, देखिए एकदम आराम से याद हो जाएगा। तो एक्टो मेसोडर्मल एंड एक्टो एंडो ये सब मिक्स्ड ओरिजिन के हैं। तो हमें बस ऐसे याद है, हमारे जो क्रेनियम में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, वो एक्टोडर्मल की, एक्सेप्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज द एंडोडर्मल। अब बची जितनी भी ग्लैंड्स उसको आप एंडो में डाल दो, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मीजो याद कर लिया, एक्टो याद कर लिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स जहाँ पे कई ढेर सारे पार्ट हैं ग्लैंड में, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट हो गए कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो उनका ओरिजिन थोड़ा अलग हो गया, एक्टो मेसोडर्मल। और यहाँ पे भी कई पार्ट हैं, तो एक्टो एंडो ये मिक्स्ड ओरिजिन के हो जाते हैं। एंडोडर्मल में क्या बचा आपका, थायराइड बचा, ठीक है, थाइमस बचा, और आपका पैराथायराइड बचा, पैराथायराइड। और आपके देखिए, आपके जीआई ट्रैक्ट के जितने भी हार्मोन हैं, जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो, क्योंकि आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी ओरिजिन ही एंडोडर्मल है, तो उसके जितने भी हार्मोन हुए, लाइक वी कैन से ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके अलावा गैस्ट्रिक हार्मोन, ये सब आप क्या हो गया एंडोडर्मल में। एनी डाउट, कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंटेस्टाइनल हार्मोन भी इसी में, तो गैस्ट्रिक हार्मोन और इंटेस्टाइनल हार्मोन आ जाएंगे, मतलब ये सब हार्मोन आ जाएंगे इसमें। एक बार ध्यान से देखिए, इसको एकदम ऐसे ही याद रखना है आपको, कभी नहीं भूलेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसको ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Now we'll move towards the chemical nature of the hormones. That is also very important part of this chapter. So chemical nature मतलब कौन प्रोटीनेशियस है, कौन एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये सब we need to understand this first. So let's move ahead. That is the chemical nature of hormone. So chemical nature of केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में देखिए, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, दैट इज द कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो स्टेरॉइडल हार्मोन हैं, कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो प्रोटीनेशियस हार्मोन हैं, कौन ऐसे हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कौन ऐसे हैं जो कैटेकोल अमाइन डेरिवेटिव हैं। तो सबसे पहली चीज़ दैट इज़ द स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन, पहली चीज़ आप ये जान लेना कि जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं ये लिपिड नेचर के होते हैं, ठीक है, लिपिड नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड क्या है, लिपिड ही है ना बच्चों, ध्यान देना ये सारी चीज़ें। स्टेरॉइडल हार्मोन कौन होगा, सबसे पहली मैं जितना बोल रही हूँ उतना याद रखना है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन पहली चीज़। गोनैड्स के हार्मोन, गोनैड्स के हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। ये 2 ऐसे हार्मोन, 3 ही ऐसी जगह हैं आपकी बॉडी में जहाँ से स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज होते हैं, बाकी चौथी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज होता है। बताइए एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन हैं। एक तो हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स,
ठीक है ना। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स याद करने के लिए आपको यहाँ आज वीडियो पे होना चाहिए, इसको पूरा देखना होगा आपको, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनैड्स। गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एक्सेप्ट गोनैड्स के सारे हार्मोन्स एक्सेप्ट रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। गोनैड्स के सारे हार्मोन एक्सेप्ट रिलैक्सिन एंड इनहिबिन ये प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोटीनिशियस। तो याद रखना, गोनैड्स मतलब एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब के सब कैसे होते हैं? स्टेरॉयडल होते हैं, एक्सेप्ट दिस रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना इस चीज़ को। थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक होता है आयोडाइज्ड और दूसरे होते हैं नॉन आयोडाइज्ड। मैं इसको पढ़ाऊंगी तब डिटेल में आपको बताऊंगी। आयोडाइज्ड 2 हार्मोन है, T3 एंड T4। T4 ज़्यादा सिक्रेट होता है, T4 को ही हम थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। ट्राईआइडोथायरोनिन और इसको टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं। ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन दिस इज़ द मोर पोटेंट ये होता है। मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये सब तो क्या है? ये स्टेरॉयडल हैं, ये दोनों क्या हैं? स्टेरॉयडल हैं। लेकिन नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन में एक होता है कैल्सीटोनिन। ये थायराइड का ही हार्मोन है, लेकिन ये प्रोटीनिशियस होता है। कैसा होता है बच्चों? ये प्रोटीनिशियस होता है। तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है। नॉन आयोडाइज्ड है, लेकिन ये प्रोटीनिशियस होता है। 2 चीज़ हो गया, स्टेरॉयडल हार्मोन कंप्लीट। 3 ही जगह आपकी बॉडी में याद रखना है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनैड्स एंड थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन, गोनैड्स में एक्सेप्ट द रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, और थायराइड ग्लैंड में नॉन आयोडाइज्ड जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन, वो प्रोटीनिशियस होगा। बाकी थायरॉक्सिन और T3 T4 ये क्या है? आयोडाइज्ड। तो दिस इज द स्टेरॉयडल हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीनिशियस हार्मोन। देखो, प्रोटीनिशियस हार्मोन में इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा, ध्यान से इसको देखना। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो देखिए शॉर्ट पेप्टाइड का मतलब काफ़ी लेस देन, वी कैन से लेस देन 10 अमाइनो एसिड, लेस देन आर इक्वल टू 10 अमाइनो एसिड। अगर क्योंकि प्रोटीन से तो अमीनो एसिड से बना होगा। एक थोड़ा हो गया लॉन्ग पेप्टाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे 10 अमाइनो एसिड से लेके 50 अमाइनो एसिड्स तक। और फिर प्रोटीन्स किसको कहेंगे हम? जब 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा होगा, मोर देन 50 अमाइनो एसिड, तो उसको हम प्रोटीन कहने लग जाएंगे। देखिए, शॉर्ट पेप्टाइड्स में आते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले 2 हार्मोन, दैट इज द ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को हम लोग और क्या कहते हैं? ADH कहते हैं। इसको वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये दोनों नैनो पेप्टाइड्स हैं शायद। क्या है? नैनो पेप्टाइड्स हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। इसके बाद MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागॉन, ठीक है, और ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें 13 अमाइनो एसिड, 29 अमाइनो एसिड, ठीक है ना, 38 अमाइनो एसिड ऐसे होता है। तो ये लॉन्ग पेप्टाइड्स हैं। फिर प्रोटीन्स में आपके आगे इंसुलिन, पता ही आपको 51 अमाइनो एसिड होता है। यहाँ पे 51 अमाइनो एसिड होता है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? हो सकता है आप लोगों को डाउट हो, क्योंकि आपको इंसुलिन के बारे में पता ही होगा। 2 चेन होती है, A चेन, B चेन। जो C चेन होती है वो प्रो इंसुलिन में होती है, लेकिन मैच्योरेशन के दौरान वो रिमूव हो जाती है। तो एक में 21 अमाइनो एसिड होता है A चेन में, और B चेन में 30 अमाइनो एसिड होता है। यू शुड नो दिस।
तो 51 हो गया। इसके अलावा और यहाँ पे कौन आ गया, दैट इज़ द नेक्स्ट इज़ द पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन मतलब पैराथायराइड से रिलीज होने वाला, और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको पता ही है 198 अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रोटीनिशियस हार्मोन। इसके अलावा हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन देख लेते हैं यहीं पे। ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि देखिए आप स्किप नहीं कर सकते, ये चीज़ आपकी बुक में दी हुई है, कुछ कुछ हार्मोन्स के केमिकल नेचर दिए हुए हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मैंने बताया था जहाँ पे ये कंपोजिट टर्म आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, तो जो टर्म पहले आते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है और जो बाद में आते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ग्लाइको पहले है, मतलब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कम है और प्रोटीन ज़्यादा है। अगर प्रोटियोग्लाइकन होता तो प्रोटीन कम होता और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। आर यू गेटिंग दिस? जैसे आप पढ़ते हो ना, पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब प्रोटीन कम है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में 3 हार्मोन आते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना। पहला आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, दूसरा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और तीसरा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं, आगे हम लोग सोमैटोट्रॉप्स भी कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में FSH और LH आ जाता है, बच्चों ध्यान से देखना इसको। तो 3 हार्मोन आपके आ गए, ये आपको पता ही, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों रिलीज होते हैं, और ये अभी हम लोग देखेंगे ये किससे रिलीज होता है, ये रिलीज होता है प्लेसेंटा से। सो ये हो गया। अब एक हम लोग पढ़ेंगे कैटेकोलामाइंस। क्या पढ़ते हैं? कैटेकोलामाइंस। तो एक यहीं पे हम लोग और देख लेते हैं, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस, these are the derivative of एक्चुअली कैटेकोल रिंग। देखिए बच्चों, कैटेकोल रिंग कुछ नहीं होता है, वो एक डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होता है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये कैटेकोल रिंग है। क्या है? कैटेकोल। आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं ना, इनके डेरिवेटिव होते हैं ये। तो कैटेकोलामाइंस कौन होते हैं? एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन, एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन। कोई मुझे बताएगा कि एड्रीनल मेड्यूला की ओरिजिन क्या है? अंदर है ये, एक्टोडर्मल। एड्रीनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन मेजोडर्मल, हमने कहा था, उल्टा आप याद रखना। एड्रीनल मेडुला के हार्मोन कौन होते हैं? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। अच्छा, इसे आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। चलिए जब हम मेडुला पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्यों इसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है, क्यों होता है, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा डोपामाइन, आपने नाम सुना है डोपामाइन का, तो हम लोग देखेंगे भी कि डोपामाइन होता क्या है, ठीक है। मेलाटोनिन हो गया और डोपामाइन हो गया। तो पहला ये हो गया, दूसरा मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, मेलाटोनिन, और थर्ड इज़ द डोपामाइन। हम लोग अभी देखेंगे कि डोपामाइन क्या होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है बच्चों, ध्यान से समझना इसको, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और डिप्रेशन की जड़ भी है, क्योंकि जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो आगे की न्यूरॉन को सप्रेस कर देगा। आप लोगों ने पढ़ा, जब आपको ड्रग्स पढ़ाएंगे हम तो वहाँ पे बताएंगे कि कुछ ऐसे स्लीपिंग ड्रग्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन से डोपामाइन सिक्रेट करवाते हैं, जो सिडेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो डोपामाइन क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को क्या कर देंगे, हाइपर पोलराइज्ड कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो सप्रेस हो जाएगा, तो नींद आती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग केमिकल नेचर पढ़ चुके हैं, जिसको आप एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा आपको। अब ऐसा नहीं कहना कि ये नहीं याद होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो डोंट स्किप दिस। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस। सबसे पहली ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस के बारे में,
तो पहली ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस का हमने नर्वस फंक्शन पढ़ा था अभी तक, हाइपोथैलेमस का हमने नर्वस फंक्शन पढ़ा था अभी तक। मतलब आपको पता है कि ये फोर ब्रेन को हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया था ना, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में हमने देखा था थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस रिले सेंटर का काम कर रहा था, सेंसरी और मोटर इम्पल्स के कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर सेंटर, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सैटिस्फैक्टी सेंटर, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स। हमने कहा था हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, पहली चीज़। अब मैं यहाँ से ये सब नहीं लिखने जा रही हूँ क्योंकि हम लिख चुके हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। दूसरी चीज़ क्या है, थर्मो, ये इसके ढेर सारे फंक्शन हम बता चुके हैं, वो भी नहीं लिखेंगे। तीसरी चीज़ हमने ये बताया था आपको कि दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। ये नर्वस सिस्टम में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंडोक्राइन में भी हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, एट द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बेस पे होता है ये, जो बेसल पार्ट है डायनसेफेलॉन का वो हाइपोथैलेमस ही है। और डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, तो ये बेसल पार्ट पे होता है। ओके, अब एक चीज़ आप जानना कि जो हाइपोथैलेमस है, एकदम बहुत अच्छे से इसको समझना। इसमें मैं ऐसे लिख रही हूँ, हाइपोथैलेमस में मास ऑफ ग्रे मैटर होता है। आप कहोगे आप ग्रे मैटर क्या है बच्चों, जल्दी बता दो मुझे। ग्रे मैटर इज़ द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, मास ऑफ सेल बॉडी। हाइपोथैलेमस में ढेर सारे सेल बॉडी के मास होते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि ये है हमारा एक न्यूरॉन। न्यूरॉन में सेल बॉडी के कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप समझिएगा, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको न्यूक्लियाई कहते हैं या सेल बॉडी भी कह सकते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको गैंग्लियन कहते हैं। हम लोगों ने देखा था ना रेटिना की तीसरी लेयर गैंग्लियन थी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने इसको क्या कह दिया ना, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, इसको हमने हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कह दिया। अब इस हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से क्या सिक्रेट होता है, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सेल बॉडी को हम लोग हाइपोथैलेमिक, सब कुछ एनसीईआरटी का मैं कवर कर रही हूँ, बस आप समझना। अब समस्या ये है कि ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे जाते हैं, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट होते हैं और कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर सिक्रेट होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में हुए, लेकिन आएंगे, उनका टारगेट कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में। कैसे ये अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ से दो तरीके के मतलब हार्मोन जो होंगे, टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कैसे जाएगा ये, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे जाएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जाएगा वाया, मेरी बात ध्यान सुनना, वाया पोर्टल सिस्टम, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाएगा वाया हेरिंग बॉडीज। अब आप कहोगे ये हेरिंग बॉडी कौन सा ये पनौती है, मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगी। अब भी मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और ये दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है रिलीजिंग फैक्टर और दूसरा होता है इनहिबिटिंग फैक्टर।
मेरी बात ध्यान सुनना, एक होता है रिलीजिंग फैक्टर और दूसरा होता है इनहिबिटिंग फैक्टर। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं और इनहिबिटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, इसको मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन है, इसके रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, रिलीजिंग फैक्टर और दूसरा इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब एक इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सारे हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, क्योंकि जो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस के, उनका टारगेट इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो पहले हम इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए, इंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे पहला हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, चौथा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ठीक है, पांचवां हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, छठवां हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब FSH और LH, यही है ना। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH और LH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर सिक्रेट करेगा। तो रिलीजिंग फैक्टर क्या क्या होगा, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। रिलीजिंग फैक्टर ये किसके किसके लिए सिक्रेट करता है, रिलीजिंग फैक्टर ये सारे के सारे हार्मोन्स के लिए। कितने हार्मोन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन है, अगर हम कलेक्टिवली लेंगे तो 7 हार्मोन है। 6 रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, लेकिन केवल 3 ही इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है। तो चलिए देखिए, पहले क्या है, पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। देखिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए ये रिलीजिंग फैक्टर, मतलब ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, सोमैटोट्रॉप्स। ओके, समटाइम्स आपको सोमैटोट्रॉप्स ग्रोथ हार्मोन को भी कहा जाता है। ठीक है, सोमैटोट्रॉप्स। इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन के लिए इनहिबिटिंग फैक्टर भी रिलीज करता है, और इसको हम लोग कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। सोमैटो, देखिए, ट्रॉफ का मतलब होता है, ट्रॉफ का मतलब होता है इंक्रीज करना, स्टैटिन का मतलब सप्रेस करना, तो इसको आप समझ सकते हो। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तीसरा है, इसके लिए इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये सब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। चौथा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, लेकिन इसी का इनहिबिटिंग फैक्टर भी रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसी को हम डोपामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपामाइन कहते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। फिर इसका है नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें FSH रिलीजिंग फैक्टर और LH रिलीजिंग फैक्टर हो गया, और 5 हो गया, और छठवां हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का भी ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होता है। तो देयर आर 6 releasing factors and 3 inhibiting factors which are produced from the hypothalamus, or which are secreted, which are synthesized from the hypothalamic nuclei। ठीक है, और ये सारे के सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पे एक्ट करते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचते कैसे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, और इसको मिटा दूं मैं। हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए 2 और हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन होता है, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये हाइपोथैलेमस में ही प्रोड्यूस होता है फॉर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, फॉर पोस्टीरियर
पिट्यूटरी, और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे डाउट्स आप क्लियर करने जा रही हूँ मैं। चलिए देखिए, यहाँ पे है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लगा हुआ ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए। चलिए वही चीज़ है, दिस इज द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस हमने बनाया था नर्वस सिस्टम में, हाइपोथैलेमस से लगा हुआ एक ग्लैंड होता है नीचे की तरफ, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोफाइसिस कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो दिस इज द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके लोब वगैरह, लेकिन हम ये देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये मैं इतना बस बना दे रही हूँ। अब देखिए, हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गए, दिस इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का मतलब वही जो भी आपके एक्सॉन वगैरह, अरे मतलब न्यूरॉन, न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये रिलीज करते हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूक्लियाई रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन, और ये रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेंगे, प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। लेकिन प्रोड्यूस होगा तो फिर ये कहाँ, यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था एक पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, मतलब यहाँ से प्रोड्यूस होगा और एक पोर्टल वेन, या हम कहेंगे देखिए यहाँ से ये आगे हाइपोथैलेमिक आर्टरी, आर्टरी विल ब्रेक इनटू कैपिलरीज, आर्टरी किस में ब्रेक होगी, कैपिलरीज में, कैपिलरीज रीजॉइन होके फिर क्या बनाएंगे, वेन, कौन सी वेन, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल वेन, और ये इसको रिसीव करते हुए यहाँ पे कौन, रिलीजिंग फैक्टर को और इनहिबिटिंग फैक्टर को यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिसीव करते हुए ये आएंगी, फिर वेन, ये वेन फिर से किस में टूट जाएगी, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज रीजॉइन होके फिर से ये एक वेन बनाएगी और चली जाएगी ये हार्ट को। तो मैंने आपको बताया था ऐसा सिस्टम या ऐसी वेन जो डायरेक्टली ब्लड हार्ट को ना देके किसी टारगेट ऑर्गन को देती है, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल वेन। हमने हार्ट पढ़ाते टाइम आपको बताया था। तो देखिए ये ये आर्टरी है, ये हाइपोथैलेमिक आर्टरी है, ये ब्लड लेके हाइपोथैलेमस को आ रही है, फिर हाइपोथैलेमस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेन जानी चाहिए हार्ट को, लेकिन वो वेन हार्ट को ना जाके ये पहले देखिए आर्टरी आई, कैपिलरी में टूटी, कैपिलरी रिजॉइन होके ये वेन बनाया, कौन सी वेन है, ये पोर्टल वेन, कौन सी वेन है, ये पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन ने सोचा कि अगर हम यहाँ से हाइपोथैलेमस से ये वेन डायरेक्टली हार्ट को चली जाती तो ये रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर डायरेक्टली हार्ट को चले जाते और हार्ट से वो पूरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर हो जाते, लेकिन इनको जाना है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसीलिए पोर्टल सिस्टम काम में आता है कि चलो यहाँ से एक वेन डायरेक्टली हार्ट को ना जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को आई, और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर को रिलीज कर देंगे और फिर तब जाएंगे ये हार्ट को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो पोर्टल सिस्टम से है। बात है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन है, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर। इनका टारगेट कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हमने आपको 7 हार्मोन के बारे में बताया, ओके। ग्रोथ हार्मोन, मतलब वो प्रोलैक्टिन, MSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये सब मैंने एंटीरियर, और इन्हीं के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। इसके अलावा ये 2 ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एक्सॉन काफ़ी लंबा होता है और
इनका एक्सॉन काफ़ी लंबा होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आता है। इनको हम लोग कहते हैं हेरिंग्स बॉडी। इनको हम क्या कहते हैं? हेरिंग्स। इनके एक्सॉन को हम लोग कहते हैं हेरिंग्स बॉडी। और ये वाला एक ऐसी न्यूक्लियाई जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन बना यहाँ और एक्सॉन के थ्रू आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वैसोप्रेसिन एडीएच बना यहाँ, एक्सॉन के थ्रू आया यहाँ पे। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और एक्सॉन के थ्रू आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये तो पोर्टल सिस्टम से आया, एक्सॉन के थ्रू आया और एक्सॉन के थ्रू आएंगे पोस्टीरियर। और इस वाले एक्सॉन को कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और इसको कहते हैं, इसको जो एडीएस वैसोप्रेसिन सिक्रीट करता है, इसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और इन दोनों के एक्सॉन को क्या कहते हैं भाई? देखिए, हेरिंग बॉडीज, या इनके एक्सॉन टर्मिनल को क्या कहते हैं? हेरिंग बॉडीज कहते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है। तो एडीएस सिक्रीट करने वाली कौन है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। और इस तरीके से आया। तो इसीलिए इसको देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से न्यूरॉन है, न्यूरॉन यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसको हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो याद रखना कि ये कैसे कैसे हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन, ये सारी चीज़ें। अगले लेक्चर में हम लोग पिट्यूटरी और सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अभी समझ लेना है।